तो राकेश भाई सवाल मेरा ये है, ये अपमान, इसका दायरा ऐसा फैलता जा रहा है, ये अपमान के पर जो ये घमासान मचा हुआ है, किसका मान सम्मान बढ़ रहा है इसमें? देखिए, दो बातें हैं। विमर्श में जब गिरावट आती है तो आरोप प्रत्यारोप चलता है, और वह आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत रहता है, वैचारिक रहता है। जैसे आरएसएस के लोगों को दशकों तक गांधी का हत्यारा इस तरह से कहता, ये विमर्श का हिस्सा बन गया था। वह उतनी आपत्तिजनक बातें नहीं होती हैं। आपत्तिजनक तो हैं, लेकिन वह हम सहिष्णुता बस बर्दाश्त करते हैं। चाहे हम वामपंथ को कुछ कर दें, आप रसिया के एजेंट हैं, सोशलिस्टों को कुछ कर दें, कांग्रेस को कुछ कर दें, लेकिन विमर्श में जो सबसे बड़ी गिरावट आई है जब राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार होना शुरू होता है, संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार होता है, जो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स पर प्रहार होना शुरू होता है, जब संवैधानिक पदों पर प्रहार होना शुरू होता है। आपने देखा इसी कुनबे का जो राजनीतिक कुनबा है, जो आज एक होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाह रहा है, एक गरीब और ट्राइबल महिला देश के सर्वोच्च पद पर सुशोभित होती है। यह सम्मान सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया में इसकी खुशी मनाई गई। और किस प्रकार की एक नहीं दो दो प्रतिक्रियाएं आई। बाद में लोगों ने माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, ऐसा नहीं कि उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर प्रधानमंत्री होने के नाते लग रहा है, और वह आरोप को मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिटायर्ड जजेज हों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, कुछ आर्मी से रिटायर्ड हों, मैं नहीं कहता कोई देशद्रोही हैं, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां चाहे अनचाहे कॉन्शसली अनकॉन्शसली कर रहे हैं, और जो बाहर से गतिविधियां हो रही हैं, उसको मैं एक जोड़ना चाहता हूं। संदीप जी, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और आपका एक रुझान थोड़ा ज़्यादा तथाकथित प्रगतिशील रहता है, इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ केसी त्यागी जी बैठे हुए, वो भी अपने उसी प्रगतिशील खैमे से मानते हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में जब लूला चाहे ब्राज़ील में हो या फर्नांडिस चाहे अर्जेंटीना में हो, इस तरह के कुछ लीडरशिप विकसित हुए, जिनका संबंध लेफ्ट से था। मैं राइट लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने पश्चिम के आधिपत्यवाद को चुनौती दी। वो भारत की तरह तो बहुत आर्थिक विकास तो कर नहीं सकते थे, तो पश्चिम के एक वर्ग जो आधिपत्य को समाप्त नहीं होने देना चाहता है, उन्होंने एक एक लीडरशिप को समाप्त किया और सब लीडरशिप को डिलेजिटिमाइज किया। पहले बाहर से आरोप लगाए, आरोप की झड़ी लगाई, फिर अंदर क्राइसिस क्रिएट किया और एक डिलेजिटिमाइज, अवैधानिक रूप से, अनैतिक रूप से लीडरशिप खराब किया और पूरे लैटिन अमेरिका की स्थिति खराब कर दी। ठीक उसी प्रकार आज जब भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में डेवलप कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई विरोधी भी ऐसा नहीं मानेगा। दुनिया के बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से अपने को शामिल कर दिया है। चाहे बाइडन हो, पुतिन हो, मॉरिसन हो, माइक्रोन हो, वो सब प्रधानमंत्री के वक्तव्य को इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री भारत अचानक, भारत ने आर्थिक प्रगति की, साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सभी मुद्दों पर बड़े अच्छे तरीके से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात रखी। चाहे क्लाइमेट हो, चाहे इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सवाल हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ का अच्छा, ये अभी हुआ है के समय में कोविड मैनेजमेंट का, और राकेश सिन्हा, ये अभी की बात है। हाँ, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, हर चीज का पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में रखनी चाहिए हर बातें। जब बराक ओबामा भारत आए, दो बार आए, और माय डियर फ्रेंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस इज्जत से वो बात करते थे, वो मनमोहन सिंह व्यक्तिगत उनका योगदान मानूं, या ये भारत की ताकत ऐसी बनी है पिछले कुछ दशकों में, और इसमें पीवी नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री, मैं सबके योगदान का जिक्र करते हुए ये सवाल कह रहा हूं, ये भारत को सलाम है या एक व्यक्ति को सलाम? और जब आप कहते हैं कि भाई राष्ट्र की अस्मिता, आपके शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, और संविधान के मूल्य जो हैं उनका सम्मान होना चाहिए, तो अगर आलोचना की जा रही है, वो रिटायर्ड जजेस हों, वो सेना से जुड़े हुए अफसर हों, तो आलोचना को अपमान में ये कब से तब्दील करना शुरू किया गया? सवाल क्या ये है? देखिए, मैं आपने बड़ा
बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया और अच्छा किया सवाल, नहीं तो ये अनुत्तरित रह जाता। देखिए, जो मैं दो बातें यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो भारत के लीडरशिप जो होता है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के बिना कोई लीडरशिप का महत्व नहीं होता, ये तो सब जानी हुई बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं मैं 130 करोड़ जनता को सैल्यूट करता हूँ। ये 130 करोड़ जनता की ताकत है, भारत की आर्थिक विकास की ताकत है, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान है। कहने का तात्पर्य हुआ 3 बातें जो हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में, वो मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात कि उन्होंने गणतंत्र को गुणात्मकता के साथ, प्रगतिशीलता के साथ बढ़ाया है। उसका एक प्रमाण है कि खाली पांव वाले लोग जिनको अपने गली मोहल्ले में नहीं जानते थे, सामान्य लोग असाधारण काम कर रहे थे, लक्ष्मी कुट्टी केरल की, ट्रिनिटी सायो जयंतिया हिल्स मेघालय की, राधे देवी मणिपुर की, ऐसे सभी लोग आज गणतंत्र में पद्म अवार्ड ले रहे हैं। यह एक सांकेतिक चीज है जो बाकी चीजों को दिखाता है कि उन्होंने कैसे गुणात्मकता के साथ बढ़ाया है। ओबीसी कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, नारे की चीज नहीं है। ट्राइबल बेल्ट में हम गए तो एक पहली गुणात्मकता यह है। दूसरी जो आर्थिक विकास हुई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए तरीके से थर्ड वे अपनाया कि पूंजीवादी देशों का मुकाबला करने के लिए हम अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे। और दूसरा, डब्ल्यूटीओ के प्रतिकूल जाकर, डब्ल्यूटीओ के प्रति जो सब्सिडी के अगेंस्ट है, अधिकतम सब्सिडी देंगे। 80 करोड़ जनता तक अनाज पहुंचाना दुनिया के किसी देश की न सहमति है। दुनिया के देश उसको गलत मानते हैं, हम कहते हैं सही मानते हैं। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी है और जनता पर हम मर्सी नहीं कर रहे। तीसरा पॉइंट, ये जनता का अधिकार है, उस अधिकार तक हम पहुंच रहे हैं, उनको स्टेक होल्डर बना। तीसरी बात मैं कह के समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सॉफ्ट पावर को जैसे रखा, जो मैं स्मिता की बात कर, जब भगवत गीता दिए, यहां तक कि केरल के चेरामन मॉस्क का प्रतिबिंब दिया और वहां के राजा ने अबू धाबी में हिंदुओं के लिए एक मंदिर बनाया और स्वयं उपस्थित थे। यदि हिंदू मुस्लिम होता तो स्वयं उपस्थित नहीं होते। तो सॉफ्ट पावर के रूप में जो भारत को विकसित करने की कोशिश की, जो चाइना सॉफ्ट पावर पर कितना $10 बिलियन खर्च कर रहा है, हमारा बजट कुछ भी नहीं है। हमारा बजट हमारी विरासत है और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है। ठीक है, आपने दूसरा जो पॉइंट किया, 3 पॉइंट्स में से बस दूसरे पर बस एक पंक्ति हाँ, मैं कंक्लूड कर दूं संदीप जी, मैं 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं, नहीं तो फिर कि इंडिविजुअल हैज वाइटल रोल इन हिस्ट्री। चाहे लेनिन हो, चाहे चर्चिल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, बिना व्यक्ति वो फिर अद्वैत में काम नहीं होता है। आखिर व्यक्ति ही नेतृत्व करता है और व्यक्तित्व की अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता वो देश के 130 करोड़ जनता की व्यक्तित्व और क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। आज आप एंकर रहे, मैं एंकर हूं, मैं फेल कर जाऊंगा, वही डिबेट, वही सारी परिस्थितियां, और आप सफल होते हैं। तो व्यक्तित्व की भूमिका। चलिए, दूसरा जो आपने नरेंद्र मोदी जी दूसरा पॉइंट जो उठाया, उसमें आपने वाइटल रोल, वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, आपने आर्थिक विकास की बात की, समृद्धि की बात की। मेरा बयान नहीं है, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, एक बार नहीं 3 बार बोले कि इस देश में 1% आबादी के पास 40% धन संपत्ति है देश की। 10% लोग 57% कमाई अपनी जेब में ले जाते हैं। नीचे के 50% लोगों के पास 13% कुल कमाई पल्ले हाथ लगती है। यह दत्तात्रेय होस बोले ने बोला था, गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आपने सब्सिडीज का जिक्र किया और WTO का जिक्र किया। वो ये सब्सिडी में नहीं आता कि आप 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो पहले भी 3, 2 और 1 रुपए पर दिया जा रहा था। सब्सिडी होती है कि फार्मिंग को कितनी सब्सिडी दी जाती है। 44 लाख रुपए की सब्सिडी अमेरिकी किसान को मिलती है, जापान में 11.5 लाख, कोरिया में 7.5 लाख, 8 लाख कनाडा में। हमारे किसान को मिलती है 15,526 रुपए की सब्सिडी। तो जब आप सब्सिडी की बात कहते हैं तो यह बात भी यहां पर हाईलाइट करना जरूरी हो जाती थी। पर देखिए, आजादी की जब हम बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, सबसे बड़ी आजादी बोलने की और सवाल पूछने की है, ये तो मानेंगे आप राकेश भाई? जी जी। तो जब सवाल कुछ अगर पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। बाकी चीजें अपनी जगह ठीक है। अब प्रधानमंत्री ने 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते, पर विपक्ष के अगर कुछ सवाल हैं उनके जवाब संसद में नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे?
प्रधानमंत्री जी ने एनआईए को